तो दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि जिसका नाम है आपका कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। ठीक है, तो एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्टिग्लियानोस थ्योरम का, तो उस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन डेफिनेशन जानने से पहले एक चीज़ जाननी ज़रूरी है यहाँ पे कि ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, सॉरी। ठीक है, वहाँ पे आपको अलग से स्ट्रेन एनर्जी बिल्कुल समझाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ नॉलेज दे दूंगा स्ट्रेन एनर्जी का कि वो होता क्या है। ठीक है, क्योंकि फिर बिना जाने स्ट्रेन एनर्जी और अगर आप कैस्टिग्लियानोस थ्योरम पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे पहले मैं स्ट्रेन एनर्जी का। इट इज डिफाइंड as energy storing capacity of any material और component when external load is applied। ठीक है, कहने का मतलब कि वो जो एनर्जी स्टोर होता है आपके मटेरियल या किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, ठीक है, अगर आप उसमें किसी भी तरीके का लोड लगाएंगे तो लोड जो है, यहाँ पे मैंने लोड वर्ड लिखा है। लोड मतलब सिर्फ कोई एक्सियल लोड की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग एक्सियल लोड के बारे में समझ जाते हैं। ये किसी तरीके का मोमेंट भी हो सकता है। ठीक है, मोमेंट भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूवीएल यूडीएल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लोड का कहने का मतलब वो लोड के अपने पूरे कम्युनिटी को वो इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके का जब एक्सटर्नल लोड लगाते हैं किसी मटेरियल या किसी भी कंपोनेंट पे, तो वो क्या होता है, उसमें किसी तरीके का डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि उसमें किसी भी तरीके का एक एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। मैथमेटिकली हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड ऑन द बॉडी इज नोन एज इट्स स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मैथमेटिकली वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड on the component। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और वर्क डन हम लोग का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का आपका होता है। अब देखेंगे ग्राफिकली इसका फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ग्राफिकली इसका देख लेता हूँ मैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं एक बार वो लिख लेंगे वो दोनों पॉइंट्स, एक बार वीडियो पॉज करके वो दोनों पॉइंट्स लिख देंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा फॉर एग्जांपल कर्व है। इधर हमने लोड लगाया है और ये आपका डिफ्लेक्शन का एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ठीक है,
तो हम ग्रेजुअल लोडिंग का केस ले रहे हैं, ठीक है। एक आपका इम्पैक्ट लोडिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सोम में जब भी हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमम चीज़ों को तो ग्रेजुअल लोडिंग के कंसेप्ट से करते हैं। तो सोम वाले सर या मैम आपको बताएंगे कि ग्रेजुअल लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो हम यहाँ पे ग्रेजुअल लोडिंग का केस लेके देखना चाह रहे हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना है, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग यहाँ से लिखेंगे इस कर्व का जो एरिया है। अब इस कर्व का एरिया कितना है, अगर यहाँ पे ये P1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 है, तो हाफ इंटू P1 इंटू डेल्टा 1। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन के आता है स्ट्रेन एनर्जी का, हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। तो मैथमेटिकली स्ट्रेन एनर्जी कुछ इस तरीके का होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक लोड लग रहा है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले देख लीजिए कि पॉइंट लोड लगने के कारण या किसी भी तरीके का लोड लगने के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितना उसमें डेवलप होता है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं मोमेंट लगने के कारण कितना स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में वो होता है। तो उन सब चीज़ों का जो डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग डील करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला देख लीजिए कि अगर मोमेंट आता है या लोड आता है या टॉर्शन आता है तो मतलब जो एनर्जी स्टोर होता है, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बस आपको कि थोड़ा सा आइडिया रहे आपको। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू लोड या एक्सियल लोड कह लो उसको, ये होता है P²L अपॉन 2AE, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू मोमेंट, ये होता है आपका M² अपॉन 2EI। EI आपका फ्लक्चरल रिजिडिटी है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, E आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फ्लक्चरल रिजिडिटी, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे डिटेल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। अगला जो है आपका टॉर्शन के लिए देख लीजिए, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन, इसमें होता है T² L अपॉन 2G इंटू J, ठीक है। G आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, J आपका पोलर ये है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बीम में देखेंगे तो बीम में हमारा बेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है। बेंडिंग यानी कि बेंडिंग किस लिए आता है, मतलब बीम जब कोई भी होता है तो उसमें इस तरीके के फोर्सेस लग रहे होते हैं, मोमेंट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब ये मैंने ऐसे एक एग्जांपल लेके बता दिया कि बीम में आपका बेंडिंग एक मेजर फेनोमेना होता है। बीम को हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट जब हम मोमेंट के कारण देख रहे हैं, बीम की बात करेंगे अगर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैस्टिग्लियानोस थ्योरम के बारे में कि कैस्टिग्लियानोस थ्योरम बोलता क्या है, हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने फोर्स मेथड्स में, अपने रिडंडेंट्स को या फिर आपके मेंबर फोर्सेस या फिर आपके सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, पढ़ता हूँ मैं इसको एक बार। इफ़ U इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ एनी स्ट्रक्चर to the application of due to the application of external loads W1, W2, Wn at points A1, A2, An respectively। कहने का मतलब कि एक स्ट्रक्चर है, उस पर आपका W1, W2, Wn कितना भी लोड लग रहा है आपका A1, A2, An पे, ठीक है, इन द डायरेक्शन Ax1, ये जो आपका है ये आपका डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, समझ क्लियर है बात। W1, W2, Wn फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका A1, A2, An है, और जो डायरेक्शन ऑफ
आपका वो है जिसमें डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन होगा, वो आपका AX1, AX2, AXN है, ठीक है। ये लोड की बात है। दूसरी बात है, एंड ड्यू टू कपल्स M1, M2, M till MM एट पॉइंट्स B1, B2, BM रेस्पेक्टिवली इन देन द डिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे आ रहा हूँ मैं। तब फिर एक तो हमने पॉइंट यहाँ पे लोड की बात कर ली, फिर दूसरी हम मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स और मोमेंट दोनों कंसिडर होता है इसमें कैस्टिग्लियानस में, ठीक है। तो M1, M2, MM तक कोई भी मोमेंट लग रहा है पॉइंट B1, B2, BM तक, ठीक है। देन द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट्स A1, A2, AN इन द डायरेक्शन AX1, AX2, AXN आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड, ठीक है। del U by del W2 till del U by del WN and the angular positions of the couples are del U by del M1, del U by del M2, del U by till del MM at the respective points of application, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि ये बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से कैस्टिग्लियानस थ्योरम का, पर इसको अप्लाई डायरेक्ट फॉर्म में कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, पहली बात तो इसमें ये होती है कि आपका del U बाई del P जो है ये आपका डेल्टा होता है। कहने का मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लोड आपको डेल्टा देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहता है कि स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आपको लोड देता है, ठीक है। तो मोटा मोटी बातें इतनी ही कह रहा है ये, ठीक है। आपका यही दो बेसिक चीज़ होता है कैस्टिग्लियानस थ्योरम में, ठीक है। तो आपने देख लिया ये। अब कैस्टिग्लियानस थ्योरम को हम लोग अपने स्ट्रक्चरल इनडिटर्मिनेसी की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल इनडिटर्मिनेसी की तरफ उसको ले जाना चाहते हैं तो बस 2 लाइन का उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। ये तो आपका थोड़ा सा इंट्रो पार्ट हो गया था ताकि आप फील ले पाएँ थोड़ा कैस्टिग्लियानस थ्योरम का, लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन पार्ट में घुसेंगे, ठीक है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है और वो 2 चीज़ें मैं अभी डील कर दूंगा बस। आप अगर वो बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए जब आप एप्लीकेशन पार्ट न्यूमेरिकल में जो एप्लीकेशन होता है वो 2 चीज़ें आपके बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करेंगे कैस्टिग्लियानस थ्योरम को तो एप्लीकेशन पार्ट में कैस्टिग्लियानस थ्योरम को हम लोग डिफाइन करते हैं, फॉर एनी indeterminate structure the redundant should be as such that the strain energy of the structure be minimum। कहने का मतलब ये है कि हम अपने इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में अपना रिडंडेंट कुछ इस तरीके से चूज़ करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेन एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए। मिनिमा हमें कैसे मिलेगा? मिनिमा हमें ऐसे ही मिलता है, ठीक है। अगर इसको ये कर देंगे तो हमें मिनिमा मिल जाएगा फॉर मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। तो ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट में आता है, ठीक है। इससे हम एप्लीकेशन डिराइव करते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा आपको मैं दिखाऊंगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था स्ट्रेन एनर्जी का m²L/2EI, उसको हम किस फॉर्म में लाते हैं कि हमें अपने एप्लीकेशन पार्ट में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो किधर मिटा दूँ मैं, इधर ही मिटाता हूँ। हमारा फॉर्मूला था स्ट्रेन एनर्जी का m²L अपॉन 2EI। मैंने बताया था आपको स्ट्रेन एनर्जी समझाते वक्त, ठीक है। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर जो है हमारा उसको मल्टीपल पार्ट्स में बांट लेते हैं या फिर छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं, तो इंटीग्रेशन की बात आ जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, या अभी रुक जाइए, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमें लाना किस फॉर्म में है, डेल यू बाई डेल आर। आर इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि स्ट्रक्चर जब कंसिडर करते हैं तो उसमें रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीके का लोड ही है, सपोर्ट रिएक्शन का पार्ट है, इसलिए मैंने रिएक्शन को आर से दिखा दिया और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, कोई अंतर नहीं है जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। इसको हमने इक्वेट करना है 0 से, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल m²L अपॉन 2EI अपॉन डेल R इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर में अगर हम बांट देते हैं तो हम यहाँ से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद जब करेंगे इंटीग्रेशन डेल m², इसको dx मान लेंगे क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में हमने कंसिडर किया है, अपॉन 2EI अपॉन डेल R। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे कि dx बाई 2EI को एक तरफ कर लेंगे और डेल m² बाई डेल R को एक तरफ कर लेंगे। फॉलो करते रहेगा एक एक स्टेप को, सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे क्या आ जाएगा, 2m आएगा और इधर आएगा डेल m बाई डेल R इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन EI m डेल m बाई डेल R इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फाइनली अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, तो m डेल m बाई डेल R dx अपॉन EI इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म होता है जो कि हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो आपको इक्वेशन का ये वाला फॉर्म याद होना चाहिए क्योंकि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन द कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन की कैस्टिग्लियानोज होता क्या है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी को मिनिमम करने से क्या होता है, फिर कैस्टिग्लियानोज को हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको स्ट्रेन एनर्जी को इस फॉर्म में लाते हैं, इस फॉर्म में लाने के बाद हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इस पर एक कन्वेंशनल क्वेश्चन देखेंगे बड़ा सा, तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा कि मैंने कौन सी बातें यहाँ पे क्यों कही हैं और इन सब चीज़ों को क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल क्वेश्चन।